Hello everyone, hello dear students. Welcome to ATP Star Learning Platform. गाइस, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे कि आप जानते हो कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे से ट्रिकी भी होते हैं और एक्सेप्शंस नहीं होते, कंसेप्चुअल होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है मेनली जो डेटाबेस चीज़ें होती हैं। यहाँ पे डेटाबेस चीज़ें कम आती हैं और कंसेप्ट को मिक्स किया जाता है इन अ ट्रिकी मैनर। ओके तो समझना इस बात को, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस चीज़ में। मैं हमेशा ही ये बात बोलता आया हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा आप सभी को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगता है बहुत बड़ा पहाड़, लेकिन असल में सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। सिलेबस बहुत ही नैरो है और उस लिमिटेड सिलेबस को बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। डेटाबेस एक्सेप्शंस नहीं, उसी को लॉजिकली जो चीज़ें आती हैं वो एग्जाम में हमारे पूछी जाती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को ही देख लो, इस क्वेश्चन को सभी के सभी लोग ट्राई करें, अच्छे से ट्राई करें, देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग इट नाउ। अच्छे से इसको ट्राई करो। इसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन एंड मतलब SN2 का बहुत अच्छा इसके अंदर रोल है, तो थिंक अबाउट इट। कई स्टूडेंट्स ने हो सकता है इस क्वेश्चन को पहले ट्राई किया होगा। देखो यार, कैसे इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए, अपने सामने सारा कुछ दिया हुआ है। हम हर एक क्वेश्चन को वैसे एज्यूम करेंगे कि जेई में हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या पता होना चाहिए। तो हमें पहले तो रिएक्शंस देख के अंदाज़ा लगना चाहिए कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है, इससे हमें इस पे जंप करना है। रिवर्स में कैसे जंप करते हैं, क्या तरीका होता है, तो पहले पहचानो कि यार यहाँ पे N3 आया है, यहाँ पे हमारे पास N3 आया है। इसका करेक्ट आंसर है गाइज, वो करेक्ट आंसर तो मैं दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब बी कैसे आएगा, आइए उस बात को देखते हैं। देखो, यहाँ पे जब रिएक्शन हो रहा है तो PbR3 NaI एसीटोन, इससे दिख रहा है फिंकलस्टीन रिएक्शन है। PbR3 बहुत चांसेस है कि अल्कोहल रहा होगा, ऑप्शन देख के समझ में आ ही रहा है कि अल्कोहल है। थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान दिया जाए, लेकिन पूरा का पूरा ऑप्शन फोकस्ड नहीं होना चाहिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा ऑप्शन से शुरू कर देते हैं। मैं आपको बैड अप्रोच बता देता हूँ कि बर्बाद अप्रोच कौन सी है। हर एक ऑप्शन को एक एक करके करना, पहले इसमें अप्लाई करो, फिर इसमें करो, इसमें करो। एवरेज स्टूडेंट यही करेगा कि भाई सब में अप्लाई करना शुरू कर देगा और फिर चेक करेगा कि इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अपने को रिवर्स में जाना आना चाहिए। PbR3 जो अपनी रिएक्शन होती है, ये हमारा इन्वर्जन होता है, इसमें SN2 होता है, इसमें भी SN2 होता है। और ये जो रिएजेंट दिया हुआ है, इनसे घबराना मत। ये सारे के सारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है जिनमें SN2 मैकेनिज्म फेवरेबल होता है। ये होता है हमारा DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ये होता है एसीटोन और वो होता है डाईइथाइल ईथर। ठीक है, तो अब देखो अपने को रिवर्स में जाना है। ये आई आया होगा यहाँ पे, सेकंड रिएक्शन से दिख रहा है, यानी आयोडीन को हटा के N3 आया होगा। तो N3 अगर डैश में है तो पहले आई किस में रहा होगा, हाँ आई रहा होगा वेज में। किस में रहा होगा, वेज में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्रोमीन, भाई वहाँ पे भी, तो इससे पहले ब्रोमीन किस में रहा होगा, डैश में रहा होगा। और उससे पहले OH जो रहा होगा वो किस में रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, वेज में रहा होगा। बस समझ रहे हो, यानी लगातार क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। सबसे पहले OH वेज में, ब्रोमीन डैश में, आई वेज में, N3 डैश में। तो आई थिंक बात आपको समझ में आई, ये कितना स्मार्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। ज़्यादातर इसको अप्रोच गलत तरीके से करेंगे, इसलिए क्वेश्चन की अप्रोच सही होने से आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, समय भी आपका बच जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो इस तरह की अप्रोच से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। बैकवर्ड्स आप प्रोडक्ट को देख के वापस जाइए, ये नहीं कि सीधा ऑप्शंस पे जंप करें, यानी ऑप्शंस का हेल्प लें, लेकिन ऑप्शंस पे पूरा डिपेंडेंट होगे तो ऑप्शंस आपको नचा देंगे। ऑप्शंस बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि वो आपको नचा दें, आपको परेशान करें, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, सब जगह वही लगातार इन्वर्जन हो रहा है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट। बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, ट्राई करें सभी के सभी अच्छे से इसको।
हेलो। हाँ जी। ओके एवरीवन, देखो यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस हैं। यहाँ पे एसीटोन दिया हुआ है और यहाँ पे एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइक्लिक ट्राइमराइजेशन होता है, इसके 3 यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं। 3 यूनिट आपस में कंबाइन करके यहाँ पे मैसेटिलीन बनता है, जो दिया हुआ ना, दिस इज नोन एज मैसेटिलीन। 3 यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं। किस तरीके से कंबाइन करते हैं मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं तो बेसिकली इसमें सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल होता है। क्या होता है? एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल। तो यहाँ से एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इनॉल फॉर्म होता है। वी हैव दिस इनॉल फॉर्म। कैसे भाई, कैसे, क्यों? एसिडिक मीडियम में एक्चुअली ऑक्सीजन को H प्लस मिलता है, और ऑक्सीजन को H प्लस मिलने के बाद फिर वो इनोलाइज हो जाता है। ये जो इनॉल फॉर्म बनता है ना, दिस इनॉल फॉर्म विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये दूसरे यूनिट पे पहले आप कंबाइन करेगा। ठीक है, कंबाइन करेगा तो वही चीज़ होगी जो होती आई है सबसे पहले, तो जैसे एल्डोल में नॉर्मली होता है। टेम्परेचर हाई है तो डिहाइड्रेशन भी होगा, याद रखिए। टेम्परेचर हाई है तो, सॉरी यहाँ पे अटैक नहीं होगा, यहाँ पे अटैक होगा। टेम्परेचर हाई है तो डिहाइड्रेशन भी होगा। फिर इसके बाद इसका जो थर्ड यूनिट है, वो थर्ड यूनिट भी इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा इन अ सिमिलर फैशन। तो यहाँ पे इसको समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे कुछ ऐसा है, उससे आपको क्लियरली दिख भी जाएगा कि किस तरीके से तीनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। यस, ध्यान से देखो सभी के सभी, ये जो 3 यूनिट अपने को दिखाई दे रही हैं, ये जो 3 यूनिट है, ये तीनों आपस में कंबाइन जो कर रही हैं, नॉर्मल बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं हो पाता। बेसिक मीडियम में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बेसिक मीडियम में यहाँ प्रोटोनेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होके बार बार रिएक्शन हो रही है और एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड अचीव हो रहा है। वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो दो में तो रिएक्शन होने चांसेस होते हैं, दो तो रिएक्शन होकर एल्डोल बनता ही है, लेकिन तीसरे के साथ कंबाइन करने में रिपल्सिव फैक्टर बहुत बड़ा आ जाता है। तो यहाँ पे लेकिन वो फ्रूटफुल होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कम समझ सकते हो कि कैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, और ये जो अल्फा पोजीशन है, इससे H2O निकलता जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा। सिमिलरली यहाँ से H2O निकाल दो, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड आएगा। सिमिलरली यहाँ से H2O निकाल दोगे, यहाँ से भी काम हो जाएगा। तो यू कैन सी कि कैसे 2 यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं, और 2 यूनिट कंबाइन करने के बाद थर्ड यूनिट से कैसे कॉम्बिनेशन होता है, उस बारे में भी हमने बात की। ठीक है ना? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। थर्ड, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये भी साइक्लिक ट्राइमराइजेशन होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे सामने मान लीजिए कुछ ऐसा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो 3 पाई बॉन्ड टूटते हैं, 3 पाई बॉन्ड टूट के ये पेरीसाइक्लिक टाइप की, इसको पेरीसाइक्लिक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन टाइप की रिएक्शन। तो ये एक साइक्लो एडिशन है, और इस साइक्लो एडिशन के अंदर 3 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, 3 पाई बॉन्ड्स टूट रहे हैं, और 3 पाई बॉन्ड टूट के 3 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड 3 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना? ZnHGS, ये तो बहुत आसान है, क्लेमेंसन है, पूरा C डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। C डबल बॉन्ड ओ पूरा रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन अगर हम इसकी बात करें तो Br2NaOH जब हमने यूज़ किया तो Br2NaOH क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन करेगा, जिससे यहाँ पे आ जाएगा CONa, और यहाँ पे आ जाएगा CONa, यहाँ पे आ जाएगा CONa। वैसे एक्सेस में दिया होना चाहिए था, इसीलिए कभी कभी एग्जाम में एजम्पशन करना होता है। बाकी किसी एक को भी मान के चलोगे ना, किसी एक को भी मान के चलोगे तो भी हमारा 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन तो बनने से रहा, वो तो फिर भी नहीं बनेगा। अब हाइड्रोलिसिस किया तो सब एसिड बन जाएंगे, समझ रहे हो ना? बेंजीन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सोडा लाइम डालोगे तो CO2 निकल जाएगा, सोडा लाइम डालोगे तो क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? डन है? तो वो नहीं बन पाएगा जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप अगला क्वेश्चन पढ़े, ढंग से ट्राई करें।
हाँ जी एवरीवन, देखो अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसी में आपको प्रॉपर सॉल्व करना है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पर ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, पर डायरेक्ट भी ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब लेकिन लंबा क्वेश्चन है। जैसे देखो अब ये वैसे क्लियरली रिलेटिवली इजी होते हैं ये। जैसे इसमें अपने सामने बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन है तो बेंजीन के साथ COHCl दिया। अब ये COHCl आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, गेटरमैन कोच। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बेंजल्डिहाइड। यानी समझ रहे हो, बेसिक रिएक्शंस टिप्स पे होनी चाहिए। एडवांस में अच्छा करने के लिए बेसिक रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए और इस तरह के क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। मिक्स्ड कंसेप्ट वाले है ना, आप में से जिस भी स्टूडेंट के पास मास्टर प्रॉब्लम बुक है, जो मेरी किताब है, उसमें आपको इस तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस खासकर लास्ट चैप्टर्स में काफ़ी मिलेंगे आपको। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हो गया और एरोमेटिक वाला पार्ट हो गया, उसमें आपको मेस्ट्रो लेवल में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, अब ये होने के बाद कौन सी रिएक्शन करा रखी है, पर्किन रिएक्शन करा रखी है भाई। मतलब जो अच्छा स्टूडेंट है उसको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है और साथ में ACONA या NaOAC एक ही बात है, यानी सीधा सिनेमिक एसिड बनेगा। मतलब आपका ये जो बेसिक रिएक्शन है ना, जो मैं आपको चीट कोड बता रहा हूँ, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ये एल्डोल हो गया, केनिजारो हो गया, पर्किन हो गया, इनके रिजल्ट्स तक टिप्स पे होने चाहिए डायरेक्टली देखते ही कि बेंजल्डिहाइड से तो सिनेमिक एसिड बनेगा, ये बनेगा डायरेक्टली। अब उस समय मैकेनिज्म करने लग रहे हो, उस समय सॉल्व कर रहे हो, क्या मतलब है। आयोडोफॉर्म है, खट से आयोडोफॉर्म बना दिया, यानी तभी ये बड़े क्वेश्चन होंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे, समय लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो उससे लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत समय बच सकता है अगर तुम्हें मेन रिएक्शन टिप्स पे कि किसका फंक्शन क्या होता है। दो ही चीज़ें हैं, मैकेनिस्टिक में जो मेजर मैकेनिज्म्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए। और मेजर मैकेनिज्म्स का मतलब क्या है, जो SN1 SN2 E1 E2 एडिशन, ठीक है। उसके अलावा नेम्ड रिएक्शंस जो मेन जो मेंशन्ड है सिलेबस में हमारे ऑफिशियल में, उनका आपको अच्छे से मैकेनिज्म आना चाहिए। हाँ जी, अब ये होने के बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है Br2Na2CO3 फॉलोड बाय हीटिंग विद मॉइस्ट KOH फर्निशेस Y एज द प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सबसे पहले Y के बारे में। सिनेमिक एसिड तो बन गया, चलो ठीक है। उसके बाद Y कौन सा होगा, ठीक है। दोनों बता देना, Y और Z कौन सा है ये सोचना है। दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है, Y और दूसरा पूछा हुआ है। देखो C इज द करेक्ट आंसर गाइज, C इज द करेक्ट आंसर। ये सिनेमिक एसिड बना, सिनेमिक एसिड बनने के बाद Br2Na2CO3 दे दिया। अब पता है एक्चुअली ये एक्वस Na2CO3 होता है, ठीक है। एक्वस Na2CO3 में क्या होता है एक्चुअल में, साथ में मतलब पानी भी है, Br2 वाटर है और बेसिक मीडियम है थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, तो मैं क्लियर कट आप सभी को बता देता हूँ कि Br2 वाटर की प्रेजेंस में एक तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इस पे ब्रोमीन वाटर ऐड हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं तुम्हें क्लियरली बताऊँ तो यहाँ पे पहले बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है। अब पानी के पास अटैक करने के दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो लेफ्ट में अटैक करेगा या वो राइट में अटैक करेगा। वो लेफ्ट में अटैक करेगा क्योंकि इसके बगल में बेंजीन है। बेंजीन होने की वजह से क्या होता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है और COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर कार्बोकेटायन कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कार्बोकेटायन कैरेक्टर होता है, और जिसकी वजह से यहाँ से खुलेगा क्योंकि pH इलेक्ट्रॉन सप्लायर है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आया OH और यहाँ पे आया Br। अब अगला स्टेप बड़ा ही सनसनीखेज स्टेप है, ठीक है। उसके अंदर मॉइस्ट KOH दिया हुआ है, काफ़ी हाई टेम्परेचर दिया हुआ है। इससे क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एलिमिनेशन फेवरेबल होगा। क्या फेवरेबल होगा, एलिमिनेशन फेवरेबल होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो, और ये प्रोसेस पिछले स्टेप में भी हो सकता है हो गया हो, जो भी मैं बताने वाला हूँ, इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि देयर वुड बी वन थिंग, पिछले स्टेप में तो मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर हाई नहीं दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमारे पास COOH है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होगा COO माइनस में, किस में कन्वर्ट होगा, COO माइनस में। और ये जो CO2 है यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा, मतलब यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये निकल जाएगा, एज यू कैन क्लियरली सी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इस तरह का डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होना रिलेटिवली फिजिबल है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास अब OH माइनस फिर से रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये जो इस तरह का प्रोडक्ट है ये हमारे ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, फर्दर एलिमिनेशन होके हमारे सामने क्या बनेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यानी फर्दर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पे किया हुआ है जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर लिया हुआ है। नहीं तो वैसे फर्दर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हमें एक स्ट्रॉन्गर बेस की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मली NaNH2 की हमें रिक्वायरमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है एवरीवन? तो ये बात होती है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, खासकर इसके बाद वाला सिनेमिक एसिड तक इट वाज वेरी नॉर्मल, इसके बाद वाले जो स्टेप्स थे ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग थे, और इसमें हमें थोड़ा ऑप्शंस का भी सहारा लेना पड़ रहा था, क्योंकि हर एक ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने को क्या करती है, परेशान करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो एवरीवन, अब देखते हैं, तो ये करने के बाद अब अगला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, ये तो सी हो ही गया। अगला क्वेश्चन में जेड पूछा हुआ है आपसे, जेड वहां पे तुमने बना ही लिया होगा, मैं अब जल्दी से बता देता हूँ। जेड इस केस में जो होगा दैट विल बी ए है इसका सही जवाब, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद जब H2PDC डालते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि H2 पैलेडियम के साथ अगर कार्बन दिया है तो वो एक्सक्लूसिवली C डबल बॉन्ड C या C डबल ट्रिपल बॉन्ड C को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। और जहां तक हाइड्रोजनेशन की बात होती है, मैं ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड और एस्टर्स जो होते हैं, एसिड और एस्टर्स जो होते हैं ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इवन बेंजीन का हाइड्रोजनेशन भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे ना, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा। अब इसके बाद H3PO4 डाला, तो इससे यहाँ से क्या होता है, असाइलियम आयन क्रिएट होता है, असाइलियम आयन H2O निकलता है और बगल वाली पोजीशन से साइक्लाइजेशन हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये रिलेटिवली आसान है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मतलब प्यारा तो क्या बोलूँ, मतलब हमारे टीचर्स के लिए प्यारा है, स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ट्राई करो। देखो कितना कुछ दे दिया, मतलब इतने सारे रिएजेंट से आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना, दोस्ती कर लो इन सब से कि भाई H2PDC देखो कितना पसंद है जी एडवांस को, H2PDC, SOCl2, MEMGBr, CdCl2, ठीक है। हर एक रिएजेंट जो है ना प्रॉपर विद इन द सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन आपको टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ एग्जैक्टली जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो पहले इसको सोचो क्या मेंशन किया हुआ है इसमें, ठीक है, थिंक अबाउट इट एक बार, और फिर हम इसका पहला पार्ट करेंगे। सबसे पहले आपसे कंपाउंड आर पूछा गया है, आर, सोचो कितना लंबा क्वेश्चन हो गया एक तरह से, मतलब यहां सबसे तो आपको PQ वही है, मतलब ट्राई करो सभी के सभी, थिंक अबाउट इट।
देखो यार, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे दिया यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड ये भाई, और उसको ऑक्सीडाइज करके हम डाई बेसिक एसिड बना सकते हैं, यानी ऑलरेडी एसिड है, यानी इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड है, तो COH की बात कर रहे हैं। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, DB वैल्यू सभी को आना चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N डिवाइड बाई 2। C+1 कितना आ जाएगा 12, X और N तो उसमें है ही नहीं, तो H/2 6 आ जाएगा, यानी बेंजीन डेरिवेटिव तो है ही। अब ऑप्शंस भी देखेंगे, उससे भी क्लैरिटी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ पॉलीमर बनेगा डेक्रोन। भाई डेक्रोन जो है आप सभी को पता होना चाहिए, टेरिलीन डेक्रोन एक ही उसमें रिपीटिंग यूनिट होती है, तो उससे अपने को पता चल जाता है कि टेरिलीन किससे बनता है, टेरिथेलिक एसिड से। और उससे प्रूव हो रहा है कि ये जो डाई बेसिक एसिड बनेगा ना, वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा, है ना। तो सीधा कभी ऑप्शंस पे जंप मत करो, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा समझना पड़ेगा। यानी शुरू की पेशेंस आपको काम देगी, सीधा जल्दीबाजी में आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि भाई 1,4 पोजीशन पे है। अब लिखा हुआ है ओजोनोलिसिस करने के बाद P एक कीटोन दे रहा है और ये वो, तो बात ये है कि ये प्रूव हो गया कि पोजीशन 1,4 पे कुछ कुछ लगा हुआ होगा, और उसमें क्या है, उसमें DB वैल्यू कितना होगा, DB वैल्यू 6 है टोटल। तो 4 तो हमारा किस में चला गया, 4 तो हमारा बेंजीन में कंज्यूम हो गया, 4 बेंजीन में, 1 COOH में कंज्यूम हो गया, और एक और बचा, तो एक और कहाँ होगा, तो वो ऑप्शन से हमें अब हमें ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, तो ये ऑप्शन तो क्लियरली कैंसिल हो गए, B और D। तो बचा कौन सा हमारे पास, A एंड C ऑप्शन बचा। A एंड C में अब अपने को देखना है, ठीक है ना। ये एल्कीन क्यों नहीं दिखाया हुआ इसके अंदर भाई, एल्कीन तो था ना इसके अंदर यार, why they haven't shown alkene in that। एल्कीन होता है यहाँ पे, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ओके। हाँ, तो ये इस तरीके से ये होगा। अब ये दो ऑप्शन तो बचे, मतलब ये A और D, A और कौन सा बचा अपने पास, C बचा। ऑक्सीडेशन दोनों का हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा क्या, इसका नहीं होगा, इसमें कीटोन बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना तो इसमें कीटोन बनेगा, इसमें एसिड डायरेक्टली नहीं बनेगा। यही खास बात है, इससे प्रूव हो रहा है कि यहाँ तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एल्कीन जो है ना, ये भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ पे अल्फा एच अवेलेबल है, तो ये भी ऑक्सीडेशन होके कंप्लीट, मतलब पूरा हमारे सामने क्या बन सकता है, टेरिथेलिक एसिड क्रिएट हो सकता है। तो यानी ऑक्सीडेशन वाली चीज से A आ गया। अब A आ गया तो सब आ गया, A आ गया तो सब आ गया। अब इसके हिसाब से आप सारी रिएक्शंस एक एक करके कर सकते हो। ये आपने देख लिया, देखो यहाँ पे ये एल्कीन है, अब इसमें एक एक करके H2PDC किसको हटाएगा, इसको, ठीक है। SOCl2 OH हटा के Cl लगाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ CdCl2, CdCl2 की प्रेजेंस में क्या होगा, हाँ यहाँ पे सिर्फ कीटोन में कन्वर्ट होगा, याद रखिए कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैडमियम की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो यील्ड अच्छी आती है। यील्ड किस में अच्छी आती है, कीटोन में रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, नहीं तो अल्कोहल तक जा सकती है। तो सिंपली ग्रिग्नार्ड लेने से अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इतनी आगे बढ़ सकती है कि उसमें अल्कोहल डायरेक्टली बन जाए। तो ये इसमें खास बात थी इस क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे आ जाएगा NaBH4 से तो OH आ जाएगा, और यहाँ पाई बॉन्ड तो टूट ही गया। अब देखो मल्टीपल रिएक्शन, HCl डालोगे, HCl डालोगे तो क्या होगा, OH हट के Cl आएगा। Mg से क्या होगा, यहाँ पे MgCl बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CO2 से रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नार्ड जब CO2 से रिएक्शन करता है तो वहाँ COOH बन जाता है। तो गाइस इस तरीके से पहले CO माइनस बनेगा और वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। S की बात पूछी हुई है, S में इधर फर्दर रिएक्शंस हो रही हैं, तो आपको दिख रहा है कि मल्टीपल रिएक्शंस हो रही हैं उसके बाद, ठीक है। आप देखो एक बार S कौन सा होगा, थिंक अबाउट S। एक बार मैं इसको पीछे दिखा देता हूँ, कहाँ पे कौन कौन सा बन गया वो देख लो, फिर S भी आपको समझ में आ जाएगा। थिंक अबाउट दैट।
देखिए एवरीवन, अब देखिए एस कौन सा आएगा, एस मल्टीपल रिएक्शंस, यानी क्वेश्चन ये डिफिकल्ट नहीं था लेकिन इसका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा था, और जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो कर पाएगा। यस एवरीवन, देखिए H2 निकल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन किया तो बेंजीन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। NH3 के साथ जब हीट करते हैं तो यहाँ पे एसिड अमाइड में कन्वर्ट होता है, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है, NH2 में कन्वर्ट होता है, NH2 से NC में कन्वर्ट हुआ। कौन सी रिएक्शन है, CHCl3KOH, आइसोसाइनेट टेस्ट, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनेट यहाँ पे बन गया। फिर H2PDC क्या करेगा यहाँ पे, हाँ अब देखो H2PDC यहाँ पे दिया वो जो हुआ है, यहाँ पे कोई और रिडक्शन करने के लिए नहीं है, यानी H2PDC सेलेक्टिवली वैसे C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ कोई और मतलब कहीं पे भी C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C अवेलेबल नहीं है, तो उसने ये जो NC दिया हुआ है इसको हाइड्रोजिनेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजिनेट कर दिया। और NC का हाइड्रोजनेशन करते हैं, अगर आप LH लेते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भी NHCH3 बनता। ठीक है, इसको समझने का तरीका समझना, कैसे समझते हैं इसको, कैसे इसका रिडक्शन होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि N पे प्लस है, एक हाइड्रोजन आया, पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, नेगेटिव आया, अब क्या होगा, हाँ अब यहाँ पे ये जो माइनस है ये इसके H को कैप्चर कर लेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बन जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा N डबल बॉन्ड CH2। अब इसका हाइड्रोजनेशन फर्दर कर दो, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन में कोई भी इमाइन भी नहीं था, कोई इमाइन होता तो फिर भी डाउट आता, तो ऑप्शन से भी क्लैरिटी आ जाती कि एग्जैक्टली क्या होगा। ओके गाइस, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कई सारी चीज़ें आप देख रहे हो CdCl2 वाली चीज़, और ये क्वेश्चन सनसनीखेज, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इसका डेटा डायरेक्टली NCERT से लिया हुआ है। यानी कई बार लोग सोचते हैं एडवांस के लिए NCERT की जरूरत है क्या, NCERT से समझ रहे हो डायरेक्ट फंडे उठ के आ जाते हैं, डायरेक्टली चीज़ें उठ के आ जाती हैं NCERT से। तो NCERT का मतलब ये नहीं है कि NCERT, समझ गए तुम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। NCERT का यूज आता है, बहुत पैराग्राफ के पैराग्राफ NCERT से बन जाते हैं, तो NCERT तो लेजेंडरी चीज़ है, मतलब इसमें भी एक बार रिवीजन कर लो तो कोई नुकसान नहीं है NCERT का। मतलब ऑब्वियसली एवरीडे लाइफ वगैरह वो सब चीज़ें तो अपने एडवांस में नहीं आती, तो इसको ट्राई करो, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपरली। हाँ जी एवरीवन, ट्राई किया क्वेश्चन को। देखो ये डेटा डायरेक्टली NCERT का है कि R जो 2% है वो कौन सा बन रहा है, 47 कौन सा बन रहा है, एनिलीन का नाइट्रेशन होता है और उसमें मेटा प्रोडक्ट बहुत सिग्निफिकेंट बनता है, दैट इज 47%।
और यहाँ पे R जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारे सामने, ये हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन रहा है और पैरा वाला यहाँ पे मैक्सिमम बनता है 51%, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। अब उसके बाद रिएक्शंस कर रखी हैं लगातार लाइन से, है ना, लेंदी क्वेश्चन है और कोई मतलब एक एक रिएक्शंस प्रॉपर प्रॉपर विद इन द सिलेबस है अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट आंसर है डी। आइए देखते हैं डी कैसे बन रहा है। तो देखो सबसे पहले ये डेटा आपको अगर नहीं पता तो ये पता होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड डेटा है। फिर इसका असाइलेशन करोगे, असाइलेशन करोगे आर के साथ तो भाई ये बन जाएगा NH डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। फिर Br2 एसिटिक एसिड हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने क्या दिया हुआ है, NaNO2 HCl दिया हुआ है। तो ये बताओ ये Br2 एसिटिक एसिड क्या करेगा हमारे सामने, ये Br2 एसिटिक एसिड एक्चुअली ब्रोमिनेशन करेगा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन कर देगा, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस किया तो ये फिर से टूट गया, जिससे यहाँ पे H और यहाँ पे OH आ गया, है ना। तो वहाँ पे ऊपर NH2 आएगा, NH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइएजोटाइजेशन से N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ETOH की प्रेजेंस में वो पूरा N2 निकल जाएगा, इथेनॉल की प्रेजेंस में N2 निकल जाता है, H3PO2 की प्रेजेंस में भी N2 निकल जाता है और उसके अलावा CH3CHO बन जाता है, क्या बन जाता है, CH3CHO बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद SnHCl यूज किया, NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया, रिडक्शन करता है, ब्रोमीन वाटर लिया, एक्सेस में लिया, तो समझ में आ रहा है कि NH2 के रिस्पेक्ट में ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है इन तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा और फिर डाइएजोटाइजेशन करके H3PO2 करके NH2 को N2 प्लस में कन्वर्ट किया और N2 को रास्ते से हटाया, N2 को रास्ते से हटाया और बड़ा मजा आया। गॉट इट एवरीवन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डी ग्लूकोज का फिशर आपको दे रखा है ऑलरेडी, आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है बीटा एल ग्लूकोपायरेनॉज का। ट्राई कीजिए सभी के सभी इसको ढंग से।
देखो एवरीवन, क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये डी ग्लूकोज है, आपको बीटा एल ग्लूकोपायरेनोज बनाना है, तो पहले आप बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज बना लो, क्योंकि बीटा जो ये डी और एल फॉर्म होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ध्यान रखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज बना देता हूँ सबसे पहले। अगर मुझे बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज बनाना है डियर स्टूडेंट्स, तो पायरेनोज फॉर्म बनाने के लिए हेलो हेलो हेलो, हाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब अगर मुझे बीटा फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे CH2OH आता है, बीटा में OH इधर आता है, बाकी सेकंड कार्बन पे इधर OH, यहाँ अपोजिट, बाकी सब सेम साइड OH आते हैं। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर की तरफ आता है इन द बीटा डी ग्लूकोज। अब इसका आप क्या करोगे, इस पूरे का ले लो भैया मिरर इमेज। ठीक है, एग्जैक्टली शीशा कहाँ लगा रहे हो, एग्जैक्टली इसका नीचे लगा रहे हो। ठीक है, अगर इसके नीचे एग्जैक्टली लगाओगे तो आपको क्या चीज़, इसका मिरर इमेज अगर देखना है तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। अगर आप इस डी को देखते हो तो यू विल सी कि भाई जो ये दिया हुआ है इस पूरे का वो मिरर इमेज है। यू कैन सी कि ये जो OH ऊपर है मिरर इमेज में, देखो मिरर इमेज में क्या होगा, मिरर इमेज में किसी भी एक को देख लो, यहाँ पे H ऊपर है तो यहाँ OH नीचे आएगा, अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग देखना है तो अपने को, है ना। तो ये अपने को क्लैरिटी आनी चाहिए कि सारी फॉर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ जाएगा, सब जगह कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ गए क्या फंडा, कैसे इसको करना होता है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन ट्राई करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डू इट। ओके एवरीवन, सो गाइज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द गिवन कंपाउंड X द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर इज, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट दैट कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो देखो यार, पहली चीज इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ था, क्या गड़बड़ थी, लिखा हुआ है फॉर अ गिवन कंपाउंड X। यार कंपाउंड गिवन तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मल्टीपल कंपाउंड्स हैं। इसमें जब यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना ऐसे लहराते हुए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ सब कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। तो ये मल्टीपल कंपाउंड्स हैं, तो इसको एक X देना तो गलत है, मतलब एक्चुअली कंसेप्चुअली रॉन्ग है, पर ऐसा तो होगा नहीं। मतलब एग्जाम में ऐसी गलती मत करना कि एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आया कि अरे मैं तो नहीं करूँगा जी, गलत क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जैसा भी है एग्जामिनर के हिसाब से करना है अपने को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, तो पहले यार देखो यहाँ पे ये तो फिक्स है, बाकी सब फिक्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेंटर कायरल है और यहाँ पे ये GI शो करेगा, ये सेंटर कायरल है। तो अगर हम देखें तो यहाँ टोटल 8 फॉर्म्स हमारे पास होंगी। कितनी फॉर्म्स होंगी, 8 फॉर्म्स होंगी। ठीक है, 2 सेंटर कायरल है और बाकी भी कायरल है, पर उनका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स किया हुआ है। अब उस 8 में से कितनी इनएक्टिव है वो देख लेते हैं, बाकी बची हुई एक्टिव हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हमने इसको वेज में लिया और इसको भी जब मैंने वेज में लिया, ध्यान देना सभी के सभी, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये ऊपर और नीचे मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अगर तुम देखोगे देन देयर विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस अप्रोच से डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना था, और यही एकमात्र उसका इनएक्टिव फॉर्म था।
समझ रहे हो ये जो दिखा हुआ है, और बाकी सारे के सारे इसके अंदर क्या थे, एक्टिव फॉर्म्स थे। यानी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लैंग्वेज में कंसेप्चुअल फ्लॉ था, बट दैट इज फाइन। ठीक है, आईआईटीज इतने अच्छे क्वेश्चन बनाती है तो इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो सभी, जल्दी से प्रॉपरली ट्राई करो। ओके एवरीवन, देखो यार, ये क्वेश्चन में इन्होंने बहुत अच्छे से स्टोइक्योमेट्री को और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्यारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स किया है। बाकी वैसे डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन होके यहाँ पे बनेगा एसिड, ठीक है, COH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी दिया हुआ है। और अब उसके बाद CONH2 बनेगा, फिर डिग्रेडेशन होगा तो एनिलीन बनेगा, और Br2 एसिड से या Br2 वाटर से हमारा प्यारा कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ NH2, और यहाँ पे तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा। यानी कहीं आपको दिख रहा है ना, ये फंडे जो है ना, ये रिपीटेशन भी हुआ है। ठीक है, इस पेपर में रिपीटेशन भी हुआ है रिएक्शंस का, क्योंकि रिएक्शन इतनी सारी पूछ ली। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज 495। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो शुरू में इसके 10 मोल हैं, 10 मोल है तो भाई 60% ईल्ड है, तो इसके कितने रह जाएंगे, 6 मोल आएंगे, क्योंकि रेशियो तो 1:1 है। पर पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, पूरा कन्वर्ट होता तो इसके 10 मोल है तो इसके भी 10 बनते, बट नाउ इट इज 60% ईल्ड, तो यहाँ पे बनेगा 6। अब इसका 50% है, 6 जो बने ना 6, यानी इसका हाफ कन्वर्ट हो रहा है तो 3 आएगा। अब 3 का भी हाफ बन रहा है तो यहाँ पे 1.5 आएगा। तो यहाँ पे 100% कन्वर्ट हो रहा है तो ये 1.5 आएगा। होपिंग दैट ये कितना ईजी है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत है नहीं। तो यानी 1.5 है, इसका मोलर मास अपन डी का खुद ही निकाल सकते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। ओके एवरीवन, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स, ये है हमारा डिजायर प्रोडक्ट, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इन द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर इन्होंने दिया हुआ है, खुद से दिया हुआ है ना। मैं बताता भी हूँ हमेशा अपनी क्लासेस में भी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक रिएक्शन डिपेंडेंट चीज़ है, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए इट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में ही वो गिवन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आईआईटी में जब क्वेश्चन आया तो वो गिवन था। ठीक है, तो बस अब नाउ द पॉइंट इज, क्या करना था अपने को इधर वाली रिएक्शंस को इधर से मैच करना था, करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन ट्राई करो सभी। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को नोट कर लो एक बार, और ये बनाना है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ये बनाना है, इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, उसके बारे में दिमाग लगाओ। ओके एवरीवन, देखिए अब यहाँ पे अपने को क्या करना था, यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज डी, डी है इसका सही जवाब। पी का आएगा 1.5, 1 एंड 5 को जब हम कंबाइन करेंगे, मतलब 1 एंड 5, पी के बाद 1
और उसके अलावा दिया हुआ है 5। ठीक है, तो फंडा क्या है, तो देखो सबसे पहले अपने को इन दोनों का रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो ये हमारी पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शन है, और यहाँ पे सबसे पहले H2O निकाल के केटायन किधर बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बनाएंगे तो अब यहाँ पे मिथाइल माइग्रेट करेगा ताकि केटायन इधर बने, तो इससे हमारा एक तो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा बन गया, ये हमारे पास बन गया है कुछ ऐसा। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिया भी हुआ था, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है ना, और इसमें कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इतना यूज भी नहीं आया अगर तुम ध्यान से देखो तो। लेकिन इसके बाद दिया हुआ है कि I2NaOH के साथ रिएक्शन करता है, बिल्कुल करता है, COMe है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, और NaOBr बिल्कुल वही आयोडोफॉर्म मतलब ब्रोमोफॉर्म आ जाएगा, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। तो P15 ये तो ऑप्शन वैसे भी, अब Q23 था तो वो Q आप अपने आप चेक कर लेना, वैसे Q में बता देता हूँ कि Q में NH2 जो है वो N2 प्लस में कन्वर्ट होगा, इसको बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज पिनाकोल डाइएजोटाइजेशन, और इसमें हमारे पास N2 निकलता है, और N2 निकलने के बाद फिर यहाँ से अब मिथाइल और H में कौन निकलेगा, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिया हुआ है कि एल्काइल का हाइड्रोजन से ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा, समझ रहे हो। अब ये इधर जाएगा, तो Q के साथ रिएक्शन में हमने जो भी हमने बनाया उससे हमारे सामने क्या आ रहा है वो दिखा हुआ है, जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद यहाँ पे कुछ AgNO3, यानी ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट ये रिएक्शन देगा, और फैलिंग सॉल्यूशन भी ये रिएक्शन देगा, क्योंकि एल्डिहाइड इस रिएक्शन को पॉजिटिवली, ये दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, गॉट इट। तो भाई इस तरीके से अपने को अगली रिएक्शन करनी थी, और AgNO3 की प्रेजेंस में बता देता हूँ, H2SO4 में सेम फंडा होगा, यहाँ से Br निकालोगे तो यहाँ प्लस आएगा, AgNO3 की प्रेजेंस में AgBr का पेल येलो PPT आएगा, और मिथाइल और H में किसको माइग्रेट करना है, मिथाइल को करना है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड क्वेश्चन। ये आज के सेशन का अभी का आखिरी क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन अगेन बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको आप देखो, ट्राई करो।
हाँ जी एवरीवन, देखो यार ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का, ठीक है। इसके अंदर करना क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी है, ठीक है। पहली चीज, जब यहाँ पे 3 डिग्री हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और बेस भी इतना बल्की है, तो इतने बल्की में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा, सो दैट इज नॉट फेवरेबल। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनना फेवरेबल होगा, ठीक है। और ये जब H को कैप्चर करेगा, E2 मैकेनिज्म होगा बीटा पोजीशन से H को, तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटेनॉल भी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ईथर के साथ जब रिएक्शन होती है, तो ये NCERT में भी एग्जाम्पल है कि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होता है, बिकॉज यहाँ पे 3 डिग्री केटायन बहुत ही स्टेबल बनता है। तो जब यहाँ प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होने के बाद बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, यही इस क्वेश्चन की खास बात थी। अगले वाले केस में अगेन हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और सामने हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव नहीं कर सकता चाह के भी, बिकॉज इट इज 3 डिग्री, ठीक है। तो अगेन एलिमिनेशन विल टेक प्लेस एंड E2 विल बी देयर। यहाँ पे विलियमसन ईथर है, बेस बल्कि है, लेकिन ये SN2 ही करेगा क्योंकि यहाँ पे बीटा H अवेलेबल नहीं है। बीटा H अवेलेबल होता तो एलिमिनेशन करते, ओके गाइज, ओके एवरीवन। सो होपिंग दैट आप सभी को ये सेशन बेहद पसंद आया होगा, काफ़ी आपका दिमाग खुला होगा कि एग्जैक्टली हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, जो मल्टीपल कंसेप्ट वाले होते हैं, कैसे उनको हम डील करते हैं। ओके गाइज, बस आप तैयारी अच्छे से करते रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट अपन लोगों को देना है JEE एडवांस पे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।